शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज साथियों हम सीडीपी बाल विकास का सॉल्व पेपर करेंगे। आपके 12 नंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। इस पेपर में हम सीडीपी बाल विकास के 30 प्रश्न करेंगे और 30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक है, क्या स्कोर है, सभी को कमेंट करना है। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना। चलिए, सामान्य प्रश्न बहुत ईजिली प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, कि सामान्यतः गर्भधारण के पश्चात लगभग कितने दिनों के बाद जो है बालक जन्म होता है। 280, 365, 294, ये आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 265। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। बाकी सभी प्रीवियस साल पेपर चलें, क्लासेस चलें, जिनका प्लेलिस्ट यहाँ पे आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि सामान्यतः गर्भधारण के पश्चात लगभग अगर बालक के जन्म की बात करता है तो 280 दिन होता है। अगर सप्ताह में पूछा जाता है तो सप्ताह में आपको करना है 40 सप्ताह। सप्ताह में कितने करेंगे? 40 सप्ताह करना है, ठीक है। और 40 सप्ताह के कुछ पहले या और बाद में भी बच्चे जन्म होते हैं, यानी इसका एवरेज 40 माना गया है। बाकी 37 सप्ताह से लेकर 42 सप्ताह तक होता है, इसलिए 40 जो है क्या माना गया है, एवरेज निकाला गया है, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं कि गर्भावस्था की अवधि की गणना महिला के अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से की जाती है, ना कि गर्भधारण की तारीख से की जाती है। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही होगी, सभी लोग जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बाल्यावस्था की आयु क्या होती है। प्रश्न क्या दिया गया है, बाल्यावस्था की आयु बताइए। तो बाल्यावस्था क्या है, 0 जन्म से 2 वर्ष, 2 से 12 वर्ष, आपका दिया गया 6 से 11 वर्ष, या कह रहा है 2 से 14 वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था की आयु कहाँ पर होती है। तो बाल्यावस्था की आयु 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था की आयु क्या होती है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। इसमें से देखिए कौन सा दिया गया है, तो 12 वर्ष तक किसमें दिया गया है, सभी लोग बताइएगा। 12 वर्ष तक दिया गया है, 2 से लेकर 12 वर्ष दिया गया है, एक दिया गया 6 से लेकर 11 वर्ष, ठीक है। तो चूंकि देखिए शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष होती है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, और 12 से लेकर 18 तक शैशवावस्था होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईएसवी ने 2 से 12 माना है, जबकि होना चाहिए 6 से 12। ऑप्शन क्या है आपका, 6 से 12 सही है। तो यहाँ पे क्या है, बाल्यावस्था 2 से 12 माना गया है, यानी जो 12 तक दिया रहे उसको ईएसबी द्वारा जो है सही मानता है, इसलिए ईएसबी ने सही माना है 2 से 12, जबकि सही अवधि क्या होती है, 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवधि होती है। तो ऑप्शन सी इतना हेर फेर देते हैं कि बहुत ही दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न पूछा गया कि समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह जीवन चलती है, बाल्यावस्था तक चलती है, किशोरावस्था तक चलती है, वृद्धावस्था तक चलती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया, जब तक हम समाज में रहेंगे, जीवन है हमारा, तो समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी, अर्थात अप टू लॉन्ग लाइफ, माने यानी कि आजीवन तक। समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है, आपके आजीवन तक चलती है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस विधि द्वारा बालकों के व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी शील गुणों या जतम पंजे का अध्ययन किया जाता है। शील गुण आप सभी लोग जानते समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट कीजिएगा। देखिए, जिस विधि में बालकों को व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी शील गुणों का अध्ययन करें, क्या वह मूल्यांकन मापदंड है, प्रक्षेपण विधि है, घटना वर्णन है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निरीक्षण हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, निरीक्षण, घटना वर्णन, प्रक्षेपण विधि या मूल्यांकन मापदंड हो जाएगा। तो जिस विधि द्वारा बालकों में व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी शील गुणों का अध्ययन किया जाता हो उसको क्या बोलेंगे, सभी बताइएगा। सभी को 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। इस विधि द्वारा बालकों के व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं मूल्यांकन मापदंड होता है। यह सामाजिक मनोविज्ञान से पूछा गया प्रश्न है। रेटिंग स्केल मेथड की बात करेंगे, मूल्यांकन मापदंड की बात करेंगे। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। व्यक्तित्व के प्रकार के सिद्धांत में
कार्ल जंग की बात आती है, विलियम शेल्डन की बात आती है और आइसेनिक की बात आती है। तो इन तीनों मनोवैज्ञानिक का याद रखिएगा, क्योंकि कार्ल जंग ने अपने सिद्धांत को 4 प्रकारों में विभाजित किया है। एक होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है अनुभवशील, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 होते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अनुभवशील और अंतर्ज्ञानशील, ये 4 होते हैं। किसने? कार्ल जंग के अकॉर्डिंग। और विलियम शेल्डन ने कितने माने हैं? विलियम शेल्डन ने 3 माने हैं, एडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। तो मूल्यांकन मापदंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा कि किस उम्र के बालक अभिभावक की आज्ञा का पालन सर्वाधिक करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है? किस उम्र के बालक अभिभावकों की आज्ञा का पालन सर्वाधिक करते हैं। आपके ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 12 से 15 वर्ष या 6 से लेकर 18 वर्ष। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि ऐसी उम्र में जिसमें बालक अभिभावक की पालन जो है सर्वाधिक करते हैं वह बाल्यावस्था कहलाती है। तो बाल्यावस्था यहाँ पे 0 से 3 तो हो नहीं सकता, तो हो जाएगा 4 से 7 वर्ष। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था की उम्र में बालक अभिभावकों की आज्ञा का पालन सर्वाधिक करते हैं, अर्थात यहाँ से 4 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था हो जाएगी। तो अवस्थाओं से प्रश्न जिक्र पूछा ही जाता है, तो अवस्थाओं से आने वाले प्रश्न में पूरे सभी जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 3 ऐसी अवस्थाएं जहाँ से हम टॉप 100 क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके 5 से 6 नंबर कन्फर्म करेंगे। ठीक है, तो क्लासेस पे बने रहें। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, E.S. बोर्गार्डस के अनुसार समुदाय के प्रकार है। अब बोर्गार्डस के अनुसार समुदाय के प्रकार पूछा गया है, 2 हैं, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो देखिए E.S. बोर्गार्ड के अनुसार समुदाय के प्रकार पूछा जा रहा है। E.S. बोर्गार्डस की बात करूं तो यहाँ पे 2 समुदाय माना गया है, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। रूरल मतलब होता है ग्रामीण समुदाय, दूसरा होता है नगरीय समुदाय। लेकिन कई जगह 4 भी दिए गए हैं, क्योंकि बोर्गार्डस के अनुसार समुदाय कैसा है? सामाजिक समूह है, जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो, एक निश्चित क्षेत्र रहता है। और आगबर्न और निफकाब के अनुसार भी यहाँ पे समुदाय की कई परिभाषा दी गई है। तो बोर्गार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल जो आपका दिया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी के लिए। यहाँ पे 2 माने गए हैं, इसलिए 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय होता है, क्योंकि बोर्गार्डस का कहना है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ हद तक हम की भावना होती है। क्या होती है? हम की भावना। अगर हम की भावना का कहीं जिक्र होता है तो समझ जाइएगा आपकी किसकी बात करेंगे? बोर्गार्डस की बात करेंगे। ठीक है, हम की भावना का कहीं जिक्र होता है तो बोर्गार्डस की बात आती है। एक ये निश्चित क्षेत्र में भी रहता है, हम की भावना जो रहती है वह एक निश्चित क्षेत्र में ही रहेगा। ठीक है, सभी में नहीं रह सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कथनों में गलत कथन का चयन करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं निबंध में छात्रों को निष्कर्ष निकालने के लिए तथ्यों को व्यवस्थित कर उसका विश्लेषण और व्याख्यान करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्नपत्र की मान्यता के लिए निष्कर्षात्मक होते हैं, तो ऐसा नहीं है। लघुत्तरीय जो प्रश्न होंगे प्रश्नपत्र की मान्यता के लिए निष्कर्षात्मक क्यों होंगे? ऐसा नहीं। तो ये आपका कथन गलत दिया गया है, क्योंकि वह निष्कर्षात्मक क्या होंगे? पर मान्यता के लिए निष्कर्षात्मक नहीं होंगे, क्योंकि निष्कर्षात्मक कैसा? निगेटिव है। तो निगेटिव हमारा ये, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न आपके आकर्षात्मक होते हैं, ना कि निष्कर्षात्मक होते हैं। अगला, लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाए गए विषय प्रसंग की कहीं अधिक वस्तुनिष्ठ जांच करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन गलत दिया गया, बाकी सारे सही दिए गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न भी आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। कोई शिक्षक किसी छात्र को संख्याओं के दिए गए एक सेट में सटीक वर्ग संख्या को घेरने के लिए कहते हैं, इसके द्वारा जिस उद्देश्य की प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, और आप सभी लोग समझते हैं कि कोई भी शिक्षक जब किसी छात्र को संख्याओं में दिए गए सेट में
सटीक वर्ग संख्याओं को गिनने के लिए कहता है तो वह क्या है, नॉलेज ही कहलाएगा, ज्ञान ही कहलाएगा। मतलब जिस उद्देश्य की प्राप्त होगी वह ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। इसलिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िएगा, कथनों पर विचार करना है। सभी लोग जो है कथन पर विचार करें और बताइएगा। ठीक है, सभी लोग कथनों पर विचार करें। कथन हम पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइएगा। ठीक है, कथन हमारा कह रहा है, जो बच्चे तैयारी की अवधि के दौरान कार्य को नहीं सीखते उन्हें बाद में इसे सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, उन्हें सीखने में बाद में मुश्किल हो जाता है। और शुरुआती वर्षों में उनका मूल गलत संयोजन होने से किशोरावस्था में गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याएं अचानक आ जाती हैं। बौद्धिक विकास के स्वरूप में स्मृति अमूर्त तर्क के साथ आगे बढ़ती हैं। विकास के ढांचे शारीरिक मानसिक विकास के बीच स्पष्ट सहसंबंध होता है। अब हमें सत्यता की यहाँ पे जांच करना है। जब बात सत्यता की आती है तब आपको थोड़ा समझने की बात होती है, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी आप सत्यता की ओर जो है बढ़ पाएंगे। तो सत्यता की ओर बढ़ना है तो समझना पड़ेगा। चलिए समझिएगा, सभी लोग समझ कर ही हम यहाँ पे कमेंट करना, फीडबैक करना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, हमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो देखिएगा पहला कथन जो दिया गया है, पहला कथन हमारा कह रहा है कि जो बच्चे तैयारी की अवधि के दौरान कार्य को नहीं सीखते हैं, मतलब तैयारी करना उसमें अगर कार्य नहीं सीख रहे हैं तो उन्हें बाद में सीखना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात दी गई है। दूसरा हमारा कथन कह रहा है कि शुरुआती वर्षों में उनका मूल गलत समायोजन होने से किशोरावस्था में गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याएं अचानक आ सकती हैं। यह भी बिल्कुल सही बात दिया गया है। फिर अगला कह रहा है, विकास के ढांचे शारीरिक और मानसिक विकास के बीच स्पष्ट सहसंबंध होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि बौद्धिक विकास के स्वरूप में स्मृति अमूर्त तर्क के साथ आगे बढ़ती है, ये आपका जो यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे गलत समझना है और गलत फीडबैक करना है, यानी कि हमें नेगेटिव प्रश्न को जो है समझना है। ठीक है, तो चलिए इन कथनों पर विचार करिएगा और सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट करके सभी लोग बताइए यहाँ पे कौन से ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, अच्छे तरीके से बताइएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखा जाए नेगेटिव हमें मिल रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि जो स्मृति अमूर्त को तर्क के साथ आगे बढ़ाती है बौद्धिक विकास में, ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये हमारे सत्य दिए गए हैं। तो 1 2 4 देखिए किस में ऑप्शन में दिया गया है, तो 1 2 4 देखेंगे थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन में यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गैर निर्देशात्मक परामर्श के रूप में भी जाना जाता है। क्या वह अनुमत काउंसलिंग है, क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसलिंग है, या गोल ओरिएंटेड काउंसलिंग है, या ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग है? कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। तो यह हमें समझना ज़रूरी है कि जो आपका ये गैर निर्देशात्मक परामर्श दिया गया है ये होता क्या चीज़ है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, A to Z जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम इन्हें जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। ठीक है, तो एक होता है निर्देशात्मक होता है, दूसरा होता है गैर निर्देशात्मक। देखिए निर्देशात्मक परामर्श के लाभ क्या होते हैं, समय की बचत होती है निर्देश में, और समस्या और व्यक्ति की अधिक पर ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन जो परामर्शदाता होता है गैर निर्देशात्मक होता है वो इसका विपरीत होता है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं ना कि कौन सा यहाँ पे सही होना चाहिए, कौन सा गलत होना चाहिए। चलिए सभी लोग बताइए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे देखा जाए जो हमारा गैर निर्देशात्मक रूप में जाना जाता है वह अनुमत काउंसलिंग होता है, और दूसरा क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसलिंग होता है। ये दो होते हैं, इसलिए जो आपका देखिएगा पहला और दूसरा, यानी पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी कह रहा है कि कथनों पर विचार करना। कथन स्टेटमेंट बहुत पूछे गए थे, इसलिए इन पर आप सभी को फोकस करना और ध्यान भी देना है। कथन और स्टेटमेंट में आप सभी को ध्यान देना, समझना है। ठीक है, चलिए सभी लोग समझिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यवहार के अंतिम रूप को निर्धारित करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव परिपक्वता के साथ परस्पर क्रिया करता है। अध्ययन की अध्ययन पद्धति में लोगों का उनके जीवन काल में अनुसरण किया जाता है। अध्ययन के क्रॉस सेक्शनल तरीकों में
आपके प्रतिनिधि समूहों जो विकास के विभिन्न चरणों होते हैं उनकी तुलना और चर्चा नहीं की जाती है। तो जहाँ नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन विकास मनोविज्ञान जीवन के माध्यम से सामाजिक और संगठनात्मक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कहलाता है। देखिए, आप सभी लोग जानते समझते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ। देखिए, हम जानते हैं कि जो अध्ययन के क्रॉस सेक्शनल तरीके होते हैं वह प्रतिनिधि समूह जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं उनकी तुलना और चर्चा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि वे क्रॉस सेक्शनल तरीकों की बात कर रहा है। अगर अध्ययन में क्रॉस सेक्शनल तरीके होंगे तो उसमें जो प्रतिनिधि समूह जो होता है विकास के चरणों में होता है, इसलिए उसकी तुलना और चर्चा नहीं की जा सकती है। फिर अगला कह रहा है कि विकास मनोविज्ञान जीवन के माध्यम से सामाजिक संगठनात्मक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन दोनों हमारे सही दिए गए हैं। बाकी अगर पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह कह रहा है कि व्यवहार के अंतिम रूप को निर्धारित करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव परिपक्वता के परस्पर क्रिया करता है। तो व्यवहार का अंतिम रूप तो हो ही नहीं सकता। व्यवहार अगर अंतिम हो जाएगा तो उसका व्यक्तित्व ही गायब हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है अध्ययन की अनुदैर्ध्य पद्धति में लोगों को उनके जीवन काल के अनुसरण किया जाता है। तो लोगों को उनके जीवन काल के अनुसरण क्या अनुदैर्ध्य पद्धति होगी? ऐसा नहीं होगा। तो दोनों कथन पर विचार करने के बाद हमें पता चलता है कि तीसरा और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही दिए गए हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो कॉलम दिया गया है, कॉलम के फिर आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, उन ऑप्शन को ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को समझना है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलाना है, ठीक है। तो तैयारी क्या होती है? समस्या को समझना और आवश्यक सभी सूचना को एकत्रित करना होता है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं? नहीं। उत्पादन जो होता है वह क्या होता है? उत्पादन जो आपका कहलाता है वह आपका कहलाएगा संभव समाधान। संभव समाधान के बारे में सोचना। और निर्णय जो होता है विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन होता है। निर्णय जब मूल्यांकन आएगा तभी आप निर्णय ले पाएंगे, इसलिए निर्णय की बात की मूल्यांकन की बात आ जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा गलत होगा। देखिए, गलत कथन जानना है। तो मोटर कौशल का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि इन कौशलों का अभ्यास करने का अवसर हद तक प्रदान किया जाता है। मोटर कौशल, सेंसर मोटर अवस्था आप जानती होंगे। मोटर कौशल मतलब हाथ पैर चलाना। तो हाथ पैर चलाना क्या इस बात पर निर्भर करता है कि कौशल अभ्यास करने का अवसर किस हद तक प्रदान किया जाता है। तो हद तक, ये क्योंकि हमारा प्रश्न पॉजिटिव है तो ये हद तक जो शब्द है ये हमें बता रहा है कि यह ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमें चयन करना पड़ता है। फिर अगर माता पिता अत्यधिक सुरक्षात्मक होंगे तो बच्चे को मोटर कौशल में महारत हासिल करने में कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। हाथ पैर बच्चा जब चलाना सीखता है, बच्चा जब आता है तो पहले क्या हाथ से गोदना शुरू करता है, ब्लैक बोर्ड में अपने कागज़ में गोदेगा, लाइन खींचेगा। तो क्या है ये? मतलब अगर अत्यधिक सुरक्षात्मक होंगे बच्चे तो बच्चा मोटर कौशल महारत हासिल कर लेगा। ये बात सही दी गई, बिल्कुल सही बात है। अधिक उदार माता पिता और शिक्षक अपने बच्चे को मोटर कौशल सीखने में क्या है, कमतर पाते हैं। जो अधिक उदार होते हैं, अगर कोई भी अधिक उदार माता पिता हो, शिक्षक हो, तो वह बच्चों को मोटर कौशल सीखने में कमतर पाते हैं। कमतर मतलब कम ऐसे सिखा पाते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मोटर विकास की दर व्यक्तिगत स्तर पर भिन्नतापूर्वक होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी की एक समान हो ही नहीं सकता, सभी की भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि किसी खास के प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करने की व्यक्ति की संभावना को क्या कहा जाता है। तो उसी को हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, अर्थात कौशल बोलते हैं। क्या है? जब किसी खास प्रकार के प्रशिक्षण से अगर लाभ मिलता है तो व्यक्ति की संभावना को हम कौशल बोला जाता है, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है या विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे जुड़ा होता है? यह विचार आपके प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से जुड़ा होता है। कभी ना समाप्त होना मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत नहीं होगा, यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। निरंतरता मतलब होता है कभी ना समाप्त होना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, बच्चों का भाषा विकास किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों का जो भाषा विकास होता है वह आपके बेहतर सामाजिक आर्थिक वातावरण पर भी निर्भर करेगा, बेहतर स्कूल की पढ़ाई पर भी निर्भर करेगा, और बच्चों को दी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आपकी, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जा रही है,
ठीक है। तो तीनों चीज़ें पॉजिटिव दिए गए हैं, तो बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है इन तीनों पर, अर्थात दिए गए सभी विकल्पों पर बच्चों का भाषा का विकास जो है निर्भर करता है। चलिए आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है DTP का 4th डोज और OPV का 6th डोज साधारण तौर पे कब दिया जाता है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, कभी कभी EVS में आ जाता है, लेकिन कभी कभी CDP में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है अच्छे तरीके से जानना समझना है कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सभी लोग बताइएगा, सभी को समय वक्त दिया जाता है। देखिए जो आपका दी गई ये जो DPT होता है, DPT जो होता है ये वैक्सीन के एक ऐसा टीका होता है जो डिप्थीरिया यानी जिसे हम काली खांसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली खांसी, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे हम काली खांसी बोलते हैं। तो काली खांसी और ये टिटनेस क्या करता है? टिटनेस से बचाता है। जो DPT का टीका लगता है काली खांसी और टिटनेस जो होता है उससे बचाता है। तो ये जो डोज होता है, 4th डोज जो है आपके 18 महीने में लगती है। किसमें? 18 मंथ में लगती है। और जो OPV का 6th डोज होता है, OPV क्या करता है? OPV वैक्सीन पोलियो से बचाता है। और जो आपकी DPT है, DPT जो होती है 4th डोज होती है, ये आमतौर पे 3 प्राथमिक खुराकों में दी जाती है। पहले 18 महीने में, फिर 5 से 6 साल की उम्र में बूस्टर दी जाती है, और चौथी खुराक 18 महीने की उम्र में दी जाती है, चौथी खुराक जो होती है। और 5 से 6 साल के बाद, 5 से 6 साल में बूस्टर एक खुराक होती है, उसको दिया जाता है। और OPV को 6 खुराक में दिया जाता है। 6 सप्ताह में जो आपका दिया गया है ना ये OPV को पहले 6 महीने में, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, फिर 14 सप्ताह, 12 सप्ताह और 18 महीने में। तो 12 सप्ताह की जगह फिर 12 महीने चलने लगता है। तो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, इसके बाद 12 महीने और 18 महीने में 6 डोज दिया जाता है। तो 6 खुराक आमतौर 18 महीने की उम्र में जो है दे दी जाती है। उसी प्रकार से आपकी 4 खुराक 18 महीने में DPT की भी दी जाती है। तो दोनों चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि वृद्धि बढ़ोतरी किसको संदर्भित करता है। तो वृद्धि बढ़ोतरी की बात कर रहा है, प्रोसेस की बात हो रही। तो कहीं ना कहीं जब वृद्धि की जिक्र होगा तो कद, आकार, वजन आदि में बढ़ोतरी या वृद्धि को ही हम वृद्धि या बढ़ोतरी कर सकते हैं। जब आपके कद, आकार, वजन में वृद्धि होती है उसी को ही हम वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि और विकास एक ऐसे 2 चैप्टर है जो एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला, P औसत से अधिक सीखने की क्षमता वाला बच्चा, हालांकि वह गलियारों और खिलाड़ियों को से देखने के बहुत आसानी से विचलित हो जाता है और शिक्षक द्वारा वह बार बार समझाने का कोई परिणाम नहीं होता है। बच्चा जब विचलित हो जाता है, शिक्षक बार बार समझाते हैं लेकिन उस बच्चे पर कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो इस संबंध में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक को कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। अब आपको बताना कि कौन सी कार्रवाई करेंगे, सभी लोग बताइएगा कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए शिक्षक को। आपको क्या कार्रवाई करेंगे? तो आप जो है बच्चों को ऐसे स्थान पर बैठाइए जो गलियारे और खिड़की से दूर हों। अक्सर आप देखते होंगे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चे खिड़की से झांकने लगते हैं, गली में झांकने लगे, वहाँ क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, देखने लगते हैं। इससे क्या होता है, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे उस टॉपिक पे क्या है वो क्या है समझ नहीं पाते हैं। बच्चों का जो माइंड है वो कहीं और पहुँच जाता है, ठीक है, इसलिए समझिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। हम जानते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री के उपयोग के लिए अंतहीन विकल्प प्रदान की जाती है। दृश्य सामग्री बच्चों को सही दिशा में कल्पना करने में मदद करती है। आसपास के वातावरण को उपयोगी सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, क्योंकि आसपास के वातावरण जो उपयोगी सामग्री हम उसका यूज करेंगे। तो ये कह रहा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यह कथन हमारा सही नहीं होगा। बाकी जो कह रहा है कि स्पर्श संबंधी सामग्री अवधारणा को बहुत कष्ट करती है, बहुत स्पष्ट करती है, सही बात है। अगर स्पर्श संबंधी सामग्री होगी, उसका अवधारणा समझना है तो आप बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि आपको स्पर्श कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो स्पष्टता आ जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा अपने प्रदर्शन को अपनी मानसिक क्षमता के मानकों से मेल नहीं खाता है। देखिए, औसत बच्चे अपने मानसिक प्रदर्शन की अपनी मानसिकता की क्षमता से मेल खा लेंगे। जो कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे होते हैं वह ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने प्रदर्शन को अपनी मानसिक क्षमता के मानकों से मेल नहीं खाते हैं।
जैसे मान लीजिए उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, लेकिन उसकी मानसिक आयु कितनी होती है, 6 वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है, 7 वर्ष की होती है, ठीक है। तो वो हमारे कम उपलब्ध हासिल करने वाले बच्चे कहलाएंगे, ना कि धीमी सीखने वाले होंगे। धीमी सीखने वाले को हम नहीं बोल सकते, ना ही सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की बोल सकते। हम कम उपलब्ध हासिल करने वाले बच्चों को यहाँ पे ESV ने सही माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पियाजे विचार करने में कहाँ विफल रहा। पियाजे जी जो रहे हैं उन्होंने विचार करने में कहाँ पर विफल रहे हैं, यानी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं कहीं ना कहीं इनका भी निगेटिव पक्ष है। ऐसा नहीं कि ये मनोवैज्ञानिक इनका निगेटिव पक्ष नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए हमारे अंदर भी निगेटिव पक्ष होते हैं, तो हम अपने आप को क्यों कोसा करते हैं कि हमारा इतना निगेटिव है, मैं इतना नहीं पढ़ पाता, या मेरे इतना नॉलेज नहीं है, मैं कितना भी पढ़ता हूँ याद नहीं हो पाता। तो हमें याद नहीं करना, समझना है। सोचिए इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, इनमें भी गलतियाँ हुई, इनमें भी त्रुटियाँ निकाली गई हैं। तो आप तो हम तो इंसान नॉर्मल है भैया, हमारे में त्रुटियाँ निकाली जाएंगी, ठीक है। तो समझिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहिएगा। प्रश्न कह रहा है पियाजे जी विचार करने में कहाँ विफल रहे। पियाजे जी जो हुए विचार करने में सामाजिक सेटिंग और संस्कृति के प्रभाव पर जो है विफल रहे। क्योंकि पियाजे जी संवेदी गतिशील की चरण अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष हो गई, पूर्व संचालन 2 से लेके 7 वर्ष हो गई, 7 से 11 हो गया ठोस संचालन जिसे हम मूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और 11 से लेके 15 वर्ष तक होता है औपचारिक संचालन जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांत में UCS का मतलब क्या होता है। सभी लोग बताइए। पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांत में UCS का मतलब क्या होता है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं UCS मतलब होता है प्राकृतिक उत्पीड़न की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, प्राकृतिक आपके उद्दीपन की बात हो रही है, जो एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। तो पावलोव के प्रयोग में जो UCS था वह एक चूर्ण की बात करेंगे, चूर्ण माना गया है, उसे हम क्या बोल देंगे, स्वाभाविक उद्दीपक। UCS मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपन, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सीखने का यह सिद्धांत अनुबंधन से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग करता है। तो वह आपका कनेक्शन और साइचर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए तत्परता के नियम का हिस्सा है। तो तत्परता के नियम आपने थॉर्नडाइक के 3 दिए गए थे, मुख्य नियम 2 दिए गए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। थॉर्नडाइक ने कौन से दिए थे, मुख्य नियम 3 दिए थे, और गौड़ नियम कितने दिए थे, 5 दिए थे, ठीक है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौड़ नियम ये आपको पढ़ ही लेना है, समझना है। तो अधिगम के सीखने 2 प्रकार, अधिगम का सीखना कैसा होता है, 2 प्रकार होता है, एक मुख्य नियम, एक गौड़ नियम होता है, ठीक है। और मुख्य नियम में तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम होता है, ठीक है। और अधिगम के गौड़ नियम में कौन कौन सा होता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, सहज प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है, ठीक है। तो इनको सभी को समझना है। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम बताता है कि सीखने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होता है तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है, इसलिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिलफोर्ड के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्ध के निर्माण में कितनी योग्यताएं हैं। देखिए गिलफोर्ड ने बहुकारक का सिद्धांत दिया, जब इसमें बुद्ध निर्माण में अलग अलग आपकी योग्यताएं मिलती हैं, जब अलग अलग योग्यताओं की बात की जाती है तब आपके कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग योग्यताएं यहाँ पे माना गया है, कहीं 180 माना गया है, कहीं वह 150 माना गया है। तो श्रवण और दृश्य सामग्री को देखा जाए, गिलफोर्ड में श्रवण और दृश्य सामग्री को देखते हुए बुद्धि कारकों की संख्या क्या होती है, 5 गुणे 6 बराबर 150। ये फार्मूला है। जब उन्होंने श्रवण और दृश्य सामग्री को अलग अलग कर दिया तो बुद्धि कारकों की संख्या उन्होंने निकाली, और इसी को ही परिणाम स्वरूप हम योग्यताएं मिलते हैं। तो योग्यता कितनी हो जाएगी, 150। पहले 120 थी, लेकिन अब फिर 180 हुई, 180 के बाद फिर आपका 150। तो 150 देखिएगा, हमारा 4th ऑप्शन कह रहा है 150, तो 150 वाले ऑप्शन में सही कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की।
चलिए समझिएगा अगला प्रश्न। डॉलर्ड और मिलर के सिद्धांत के अनुसार कुंठा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करता है? देखिए, कुंठा एक ऐसा शब्द से ही आपको पता चल रहा हो। कुंठा मतलब कहीं ना कहीं एग्रेशन की बात करेंगे, क्रोध की बात करेंगे, आक्रामकता की बात आती। कुंठा का संबंध आक्रामकता, क्रोध से होता है। सभी लोग समझ गए? बिल्कुल, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बहुत अच्छा प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन सी धारा भारत में वंचित बच्चों की श्रेणी को परिभाषित करती है? देखिए, सभी लोग जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जब भी बात आती है तो यहाँ पे आपके अनुच्छेद 21 का जिक्र होता है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिस धारा में वंचित बच्चों की श्रेणी को परिभाषित करने की बात आती है, इसमें अगर धाराएं की बात आती तो धारा कौन सी होनी चाहिए? धारा 2D होनी चाहिए, धारा 2 ही होनी चाहिए, धारा 2F होनी चाहिए। कौन सी धारा होगी? सभी लोग बताइए। क्या इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे? कमेंट करके बताइएगा, गूगल में सर्च करिए, कहीं भी सर्च करके बताइए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो धारा है जिसमें भारत से वंचित बच्चों की श्रेणी को परिभाषित करती है वह कौन सी धारा में होगी? ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। चलिए सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आंसर कमेंट करना है। एक एलिमेंट्री ग्रेडर का विद्यार्थी अपने मित्र से कहता है कि प्रकाश एक स्थान पर केवल एक बार ही प्रहार या स्ट्राइक करेगा। यह कथन किस प्रकार की भ्रांति या वैकल्पिक अवधारणा है? देखिए, एलिमेंट्री ग्रेडर का विद्यार्थी है, कह रहा है कि प्रकाश एक स्थान पर केवल एक बार ही वह स्ट्राइक या प्रहार करता है। तो स्ट्राइक प्रहार करता है मतलब कैंसिल हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये फैक्चुअल की बात कर रहा है, तथ्यात्मक भ्रांतियाँ ही कहलाएंगी। मात्र तथ्यात्मक भ्रांतियों के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण कहलाता है? तो जब भी व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण का जिक्र होता है शब्द साहचर्य परीक्षण का जिक्र होता है, याद रखिएगा। प्रक्षेपण से संबंधित प्रक्षेपण जो परीक्षण होते हैं इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप लोगों को ये सॉल्व पेपर कैसे लगा, क्लास कैसी लगी, 30 में से आपका क्या स्कोर रहा, सभी लोग बताइएगा। बाकी सभी पेपर चल रहे हैं, सभी प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना है व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए 9630689598। इसमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स का आपको डिटेल मिल जाएगा कैसे किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो धन्यवाद सभी का, सभी शिक्षक बंधुओं का। मिलता हूँ आपकी अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।